क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 nth टर्म ऑफ एन एपी एपी का nth टर्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बारे में आप लोग पहले से भी पिछले के लेक्चर में मैंने मेन पॉइंट बता दिया था कि मुझे सीखना क्या है। मुझे सीखना था कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दे दिया गया, तो अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया तो आपसे अगर पूछेगा उसके जस्ट बाद वाला, तो आप बता देते हो, आप बता दोगे। लेकिन अगर उसी सीक्वेंस में आपसे सडनली पूछ दिया था कि बताओ 50वां क्या होगा टर्म, 100वां टर्म क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। या तो यहाँ पे तो मैं सीक्वेंस की बात करें, लेकिन सीक्वेंस का एक पार्टिकुलर केस में अगर ले लेता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की बात अगर मैं करूं, एपी का कोई आपको फर्स्ट टर्म या कोई भी टर्म दे दिया गया और आपसे पूछेगा बताओ कि आपका 50वां टर्म क्या होगा, 100वां टर्म क्या होगा, मतलब इस तरह से अगर मैं सक्सेशन का मतलब लगातार अगर मैं बढ़ते जाऊं, तो एक केस की बात अगर मान लिया 50वां 100वां 200वां टर्म जो होगा वो कौन होगा, इस चीज अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे। तो उसी के लिए मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, कहां से ये आई उसके बारे में चर्चा करना। देखिए, तो nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब होता है, nth लिखिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी इट इज डिनोटेड बाय इस चीज को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। बहुत सारी बुक में आपको टीएन भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक, इस तरह से भी लोग लिखते हैं, ठीक। तो इस केस में आपका फर्स्ट टर्म टी मानता है, इस केस में फर्स्ट टर्म ए मानता है। तो हम लोग करते हैं लेटर, इसको मत लिखिए, यही लिख करके छोड़ दीजिए, लेटर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए। अगर मैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, अगर आपने फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस अगर आप डी मान लेते हैं, तो आप आराम से यहां से बोल सकते हो ना कि फर्स्ट टर्म मेरा ये होगा, नेक्स्ट टर्म जो ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट टर्म मेरा ये हो गया, इसको मैं ए1 बराबर लिख दूं। चलिए यहां लिखिए। इसके बाद अगर मैं सेकेंड टर्म ऑब्टेन करने को लिए चला, तो सेकेंड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डी टू द प्रीसीडिंग टर्म, दैट इज a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, दैट विल बी a प्लस डी। चलिए अगर मैं यहां से फिर थर्ड टर्म की ओर चला, तो थर्ड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट टर्म टू द प्रीसीडिंग, दैट इज इन सेकेंड टर्म दैट मींस a2। तो अगर मैं a2 में d ऐड कर दिया तो मुझे a3 देखिए, और a2 में क्या होता है, a2 मैंने भी फाइंड किया तो मुझे a प्लस डी था, तो मैं इसको a प्लस डी लिख दूं तो मुझे क्या मिल गया, a प्लस 2d। सुनिए, चलिए अगर मैं नेक्स्ट टर्म फिर से निकालूं, a4 a3 के बाद a4, तो a4 निकालूंगा तो a4 इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कांस्टेंट टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म, दैट इज यहां से बोल सकता हूं a प्लस 3d, a3 मेरा हो गया, ये एक लाइन लिखना चाहते तो और भी लिख सकते हो, a3 प्लस डी, a3 मेरा क्या हो गया, a प्लस 2d प्लस, इसके बाद मेरा d की बात होता है तो मेरा d ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 3d। तो ये जो आपका सीक्वेंस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो नंबर्स का सक्सेशन है वो किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, जरा ध्यान से देखना। इसको मैं मिटा लूं, चलिए इसको थोड़ा ऊपर वाला मैं मिटा लेता हूं, आप लोग देखना ध्यान से। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी आ रही है, तो उस केस में जो मेरा एपी का सक्सेशन ऑफ नंबर्स है वो ए प्लस डी, ए प्लस जो कि मेरा पहला a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, तो a प्लस 2d, फिर मेरा a4 जो कि आपका a प्लस 3d, फिर आपका a5 जो 1 प्लस 4d, इस तरह से मुझे मिलती जा रही है, मिल रही है ना। तो अगर इसी केस में अगर आपको पूछ दिया जाए कि बताओ an क्या होगा, मतलब nth टर्म क्या होगा, तो आप इस पे गौर करो। ये आपका जो टर्म्स को मैंने अरेंज किया, इस पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर a है, d तो है ही नहीं, चलिए यहाँ पे a2 है, मतलब सेकंड टर्म है तो आपका a और d है, a प्लस डी है। यहाँ पे थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d है, यहाँ पे फाइव टर्म है तो a प्लस 4d है। इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपली इसका यही हुआ कि a सब में प्रेजेंट है, और d की अगर बात करूं तो आप अगर गौर करोगे तो एक एक d कमी है, एक एक d कमी है। मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 गया तो क्या हुआ, 0d। यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 गया तो क्या हुआ, 1d। 3 है तो 3 में से 1 गया तो क्या हुआ, 2d। 4 है तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 3d। 5 है तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 4d। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोले, जैसे मुझसे पूछ दिया 18 बताओ, तो a तो उसमें डालना ही है, a तो डालना ही है, और उसके बाद जितना मतलब रैंक ऑफ टर्म जो 10 है ना, इससे एक कमी दी दे देंगे।
10 है तो 90 दे देंगे। यही प्रोसीजर है टर्म्स फाइंड करने का। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि अगर मुझे A9 पूछेगा तो A प्लस इससे एक कम ही मतलब n-1 इंटू डी, तो nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू मेरा जो होगा वो क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये चीज अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब मुझे लग रहा है कि अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अगर मेरा किसी एपी का, इसको पहले समझ लीजिए फिर से एक बार कि इफ इन एन एपी फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस विल बी डी, इन दैट केस nth टर्म विल बी a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इस चीज को समझ लिया। इस चीज को अगर समझ लिए तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आप लोग लिख ले और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चले, एकदम धड़ाधड़ आप लोग क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़े। देखिएगा सबसे पहले मैं अब चलता हूं आप लोगों के साथ, वो है आप लोग का इंपॉर्टेंट बात, इसको लिख लीजिए। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये सब बेसिक चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, अगर टोटल नंबर जो हो कितना हो एन हो, एनी नंबर whose position या which is placed at kth rank from beginning, then it will be placed at n minus k plus 1 rank from last। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर शुरू से आपका ये आपका मतलब टोटल नंबर आपका अगर n है और कोई नंबर आपका शुरू से k रैंक पे है तो लास्ट से जो आपका होगा n माइनस के प्लस 1 रैंक पे होगा। फिर इसी में एक और भी लिख लेंगे, ये चीज आप लोग अगर पहला नंबर लिख लेता हूं मैं दूसरा लिखता हूँ, ये आप लोग उतार लिए। चलिए अब मैं दूसरा लिखा हूं। दूसरा है इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन एंड एनी नंबर व्हिच इज प्लेस्ड एट kth रैंक from last then it will be placed at n-1 plus kth rank from beginning। तो इस केस में बिगिनिंग से फिर क्या होगा, ये n-1 के प्लस 1 के रैंक पे चले जाता है, तो ये रिवर्स कर जाता है। समझ गए? तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि कौन से रैंक पे है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस केस में अगर आप कंफ्यूज कर जाओगे तो दिक्कत कर जाएगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर चलिए, तो इसी की बात पे मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जांपल थर्ड की तरफ थोड़ा चल जाता हूँ। एग्जांपल थर्ड में देखना, कर आप फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। 10 टर्म का था, 10th टर्म निकालने के लिए मतलब 18 बराबर क्या होगा। इफ एक एपी दिया हुआ 2 7 12, तो लेट यहाँ पे ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 और डी बराबर अगर मैं निकालूं तो 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। सो अगर मैं यहाँ से 18 निकाला तो 18 बराबर मैं बोल सकता हूँ a प्लस 9 डी। ये मेरा कितना है 2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना 5 9 पे 45 जो कितना हो जाएगा 47। तो एग्जांपल नंबर 3 हो गया। एग्जांपल नंबर 4 देखिए मैंने बताया था ना ए 10th बराबर क्या होगा, ए तो रहेगा ये और 10th है, रैंक 10th है तो मतलब 10 में एक कमी इंक्लूडिंग। फिर देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, आपका व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21 18, तो 20 एक एपी है 21 18 15 इस तरह से दिया हुआ है इज माइनस 81। यहीं पे इसी तरह से जाते जाते कहीं पे आया माइनस 81। ठीक, माइनस 81। तो एल्सो एनी टर्म, अच्छा इस एपी का किस रैंक पे मतलब किस पोजीशन पे आपका माइनस 81 होगा, कौन सा नंबर जो है आपका माइनस 81 होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेंगे लेट ये बराबर आपका 21 है, डी बराबर आपको क्या होगा 18 माइनस 21 बराबर क्या होगा माइनस 3। ये आ जाएगी कितना देख माइनस 3। सो यहाँ पे अगर डी बराबर 18 माइनस 21 कितना गया माइनस 3 है क्या, और यहाँ पे मानेंगे लेट एंड माइनस 81 इज द
nth is the nth नंबर। अगर मान लिया कि वो आपका nth नंबर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि nth बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होगा माइनस 81। दैट इंप्लाई दैट a का वैल्यू आपका कितना है 21 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस 3 बराबर माइनस 81। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ सो n माइनस वन इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 81 माइनस 21 क्या हो जाएगा माइनस 102। याद है कि फिर यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल सो n माइनस 1 बराबर क्या है 34 सो n बराबर क्या आ जाएगा 35। मतलब 35 रैंक का जो नंबर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका जो मतलब 35 पोजीशन पे होगा वही आपका जो होगा वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड कर दिया। अब इसके बाद इसमें एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि एल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई ऐसा भी टर्म है जो कि आपका जीरो रैंक पे होगा। चलिए तो उसको भी देख लेता हूं एक बार। इसको ऊपर वाला को थोड़ा मिटा करके देखिएगा, क्या कोई ऐसा नंबर है जो जीरो भी हो सकता है। तो मान लेते हैं लेट केथ टर्म बी जीरो। अगर मान लिया कि केथ टर्म जीरो है तो इसका मतलब एक के बराबर क्या हो जाएगा जीरो। दैट इंप्लाई दैट a प्लस के माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। दैट इंप्लाई दैट a बराबर मैंने क्या दिया होगा 21 प्लस के माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना आपका देखिएगा ध्यान से d का माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। सो के माइनस वन इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 21। माइनस माइनस कैंसिल सो के बराबर क्या आ जाएगा के माइनस 1 बराबर 21 अपॉन 3 बराबर 7 सो के बराबर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब यस यहां पे लिखेंगे यस एट्थ टर्म विल बी जीरो इन गिवन एपी। तो दिए गए एपी में ना आपका आठवां टर्म जो होगा ना वो आपका जीरो होगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो आपने लिख करके देख सकते हैं 21 18 15 फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 12 उसके बाद 9 उसके बाद 6 उसके बाद 3 उसके बाद 0। तो आराम से आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया फटाफट इसको भी आप लोगों ने फाइंड कर दिया। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो है इसके बाद इसमें आपका 4 नंबर था ना ये एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलता हूं। इसको मिटा लूं। देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 में आप लोगों से क्या पूछा। देखिए एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में कहा है कि डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5। तो हम लोग मानेंगे एग्जांपल नंबर 5 में देखिएगा पहले तो कुछ दिया नहीं है तो इसलिए मानेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी of required AP B A and D। मान लिया आपका फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस आपका D है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है A3 बराबर जो है आपका दिया हुआ है थर्ड टर्म इज 5 मतलब A3 बराबर 5 एंड आगे जो दिया हुआ है एंड सेवन टर्म इज 9। A7 बराबर क्या देखो 9। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द एपी निकालना है। तो A3 बराबर 5 दिया तो A प्लस 2D बराबर मेरा हो जाएगा 5। ये तो क्लियर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है एंड यहाँ से मुझे क्या मिलेगी A प्लस 6D बराबर 9। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। नाउ A प्लस 6D और ये दूसरा मेरा A प्लस 2D। A प्लस 6D बराबर 9 है ये मेरा 5। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया ये दोनों कैंसिल मेरा क्या आ गया 4D इक्वल टू 4। सो आपका यहाँ से D बराबर क्या निकल गया 1। अगर आप लोगों को D बराबर 1 निकल गया तो मैं इस इक्वेशन से चलता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपका D का वैल्यू 1 है तो A प्लस 2 इंटू 1 बराबर क्या आ गया 5। सो आपका A बराबर क्या आ गया 3। तो A का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 1 आ गया। तो A और D निकल गया। अब आपको कहता है कि AP बताओ। तो AP बताना तो कितना इजी है। फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे फिर उसमें अगर मैं D ऐड कर दूंगा तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगी। फिर मैं D ऐड कर दूंगा तो फोर्थ टर्म मिलेगी। फिर मैं D ऐड कर दूंगा मतलब थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म मिलेगी। फिर मैं D ऐड कर दूंगा फिफ्थ टर्म मिलेगी और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड एपी हो गया। चलिए तो हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया। चलिए अब मैं चलता हूँ एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। देखिएगा एग्जांपल नंबर 6 में क्या है। एग्जांपल नंबर 6 में सवाल है
कि चेक वेदर 301 ये टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो एक एपी आपको दिया हुआ है इस तरह से 6 नंबर है ना, 6 नंबर सॉरी, 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपका एक एपी दिया हुआ है जो कि दिया हुआ 5, 11, 17, 23 इस तरह से दिया हुआ। अब कहता है क्या इस एपी में 301 कभी आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मुझे क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा, मान लेते हैं। पहले तो लेंगे लेट, यहाँ पे जो है आपका मान लेंगे कि nth टर्म बी, मान लें कि nth टर्म बी 301 ऑफ दिस एपी। इस एपी का जो है ना, मान ले कि आपका nth टर्म है। अगर ये होगा तो n का कोई ऐसा नंबर, n का कुछ ऐसा वैल्यू निकलेगा जो कि सपोर्टेबल होगा, मतलब उसके सपोर्ट में निकलेगा। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाएगा कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज का रैंक जो होता है ना, जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट को खड़े कर देंगे या अटेंडेंस को टीचर बनाते, तो कभी सुने हैं कि एक के बाद आओ 1.1, 1.2, वो हमेशा कैसे बनाते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। रैंक जो होता है ना हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में इंक्रीज करता है। तो मेनली रूप से यही चीज हम लोग को यहाँ पे फोकस करना। अगर ये n का वैल्यू आपको एक नेचुरल नंबर आ गया आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो इस केस में कहेंगे कि यस nth ना जो भी आपका n का वैल्यू होगा उसके लिए जो है ना ये नंबर मतलब 301 जो है इस एपी में पॉसिबल है। नहीं तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने माना कि लेट nth टर्म बी 301 ऑफ दिस एपी। तो इस केस में क्या कहेंगे आपको, सो ए n बराबर आपको क्या हो जाएगा 301, दैट इंप्लाई दैट n बराबर मेरा क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301, दैट इंप्लाई दैट ये आपका कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है। अगर मैं डी का वैल्यू निकालने के लिए चाहूंगा तो डी बराबर क्या होगा 11 माइनस 5 दैट विल बी 6। तो मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बराबर 301। अब यहां से अगर सॉल्व किया तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, मैं इधर चले जाएगी तो क्या आ जाएगा 296 ये आ जाएगी। इसमें से इसको घटा दिया तो यहां से फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा 6 चौके 24, 5 6 और 6 चौके 24 मतलब यहाँ पे आ जाएगा ना 6 चौके से कुल मिलाकर कैसे करते हैं ना 296 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगी। दैट विल बी क्या देगा, ये 2 से 3 बार में 2 से क्या देगा 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 8 16। अब ये आएगा कितना 148 डिवाइडेड बाय 3 तो n बराबर 148 अपॉन 3 प्लस 1 दैट विल क्या आएगा 151 अपॉन 3। तो n का जो वैल्यू आया ठीक विच इज नॉट नेचुरल, जो कि नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर, सो 301 इज नो एनी नंबर ऑफ दिस। तो इस एपी का कोई भी ये नंबर संभव नहीं है। चलिए ये भी हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है देखिएगा। 7 में पूछ रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मतलब कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट्स के जो 3 से डिविजिबल है। देखिए सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपका मतलब 3 से डिविजिबल या कोई भी किसी भी नंबर से डिविजिबल कोई भी नंबर आप उठा लीजिए। जैसे मान लिया मैंने ले लिया थे 5 से डिविजिबल पहला नंबर लेता हूँ तो आपका 5 आता है। तो सबसे पहला नंबर 5 आता है। और आपका एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप नेक्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप ओनली उस जिससे आप मतलब जिससे वो डिविजिबल होगा उसको ऐड करते जाइए। 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। मतलब कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी एपी में अगर आप नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन मतलब जिससे वो डिविजिबल हो वो टर्म आप ऑब्टेन करना चाहते हो तो आप सिंपली उस टर्म को ऐड करते जाएं और आप नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करते जाएंगे। चलिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब सवाल ये हम लोगों का है कि मुझे वो सारे 2 डिजिट के नंबर फाइंड करना है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होती है 10 से। तो आप ओरली बताइए या आपको बाय प्रोसीजर बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। तो सबसे छोटी नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा।
3 तो यहाँ पे 2 डिजिट का है, तो आप इजीली बता दोगे कि हाँ ये होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि 10 से शुरू होती है नंबर, तो 10 से शुरू होते हैं 11, 12, तो 12 एक ऐसी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 3 डिजिट हो गया। बट मेरा सवाल यह है कि बड़ा से बड़ा नंबर देगा तो उसकी इसमें कैसे सोचोगे, तो ये आपका एक फर्स्ट डाउट पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, उस स्टेप को आप या तो दिमाग में सेव कर ले, चाहे रट ले, किसी तरह से आप उसको दिमाग में रख ले, बहुत जरूरी है, वरना इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आगे की जितनी भी कॉम्पिटिशन है उसमें डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये सवाल उठाना है कि 2 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है जो 3 से डिविजिबल है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर लिखिए। तो मेरा 2 डिजिट का सबसे छोटी नंबर कौन है? अब क्या करें, इसमें 3 से डिवाइड करें। 3 से डिवाइड करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये जो आपका रिमाइंडर 1 आया, तो अब आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन करना है, यहाँ पे तो सवाल ये ना बोल रहा है कि ये थोड़ा बोल रहा है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो बोल रहा है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, यहाँ पर सवाल ये है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 3। तो आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले छोटी नंबर लेना है 2 डिजिट का, उसमें 3 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद जो रिमाइंडर आ जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इस 10 में क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस मतलब जो डिवीजन है उसमें आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद आप निकाल देंगे। इस प्रोसीजर को सीख लें। मतलब अगर आपको बोलेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दैट नंबर दिस नंबर, तो आप यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, 12। अब उसके बाद मैंने क्या बोला अभी तुरंत कि अगर मुझे नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करना ना तो 3 ऐड करते जाएंगे और मुझे नेक्स्ट मिलते जाएगा और वो 3 से डिविजिबल भी होगा। आ गया। अब ये सवाल आता है, पहला ये कम या हो गया। दूसरा एक पॉइंट ये है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 2 डिजिट का कितने डिजिट्स है। तो सबसे पहले तो ये मुझे जानना होगा ना कि सबसे लास्ट में कौन ऐसा 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 3 से डिविजिबल है। तो मेरा टारगेट क्या है, सबसे पहले 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 3 से डिवाइड करूंगा। सबसे बड़ा कौन है 2 डिजिट का 99। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता तो ये खुद डिवाइड हो जाता है, तब तो मुझे टेंशन ही नहीं है। क्या है, टेंशन ही नहीं है, तो कहानी खत्म होगी। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हो, 99। अब यहाँ पे क्या निकालना है मालूम है, n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्लियर है, क्लियरली इट इज एन एनपी, ये क्या हो गया, इट इज इन एन एपी, ये आपका एपी में हो गया। मुझे फर्स्ट टर्म विल बी 12, nth टर्म विल बी 99, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच nth टर्म विल बी 99। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका n का वैल्यू निकालने के लिए चलेंगे। तो दैट इंप्लाइज दैट यहां से मैं बोल सकता हूं a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। और ये जो आपका एपी इसका डी क्या है इसको भी लिख ही लेते हैं, 3 है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 3 बराबर 99। ये आपका राइट में चली जाएगी, तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा 87, क्या हो जाएगा 87। सो n-1 क्या हो जाएगा 29, सो n बराबर क्या आ जाएगा 30। तो आपका जो हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 30 आ गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 को फाइंड कर दिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को फाइंड कर दिया तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक में कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि आपका जो एपी है वो है 1074 डॉट 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 -62। अब इसमें सवाल ये आ रहा है क्या, लास्ट से 11वां टर्म बताओ, इधर से 11वां टर्म कौन होगा, ये नहीं करा। तो इसका 2 प्रोसीजर है, एक तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल करके उसके बाद बनाए, और दूसरा है कि आप एपी को ही रिवर्स कर दे। तो अगर आप एपी को रिवर्स आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, अगर इस एपी को रिवर्स कर देते तो आपको क्या मिलेगा -62। और आप देख रहे हैं कि इधर से इधर 3 ऐड करने पर मिल रही है ना, 3 अगर ऐड करते तो इधर से इधर मिलते, तो इसमें 3 ऐड करने क्या होगा -59। फिर अगर मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो क्या -56, फिर मैं इसमें अगर 3 ऐड करूंगा तो -53। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे 4
7 10 के पास चले जाएंगे आगे। अब यहाँ पे बोर्ड आके अगर मेरा फर्स्ट टर्म -62 है तो इधर से जो 11वां होगा इसे पी के लिए शुरू से 11वां होगा। तो मान लिया कि मैं ये फर्स्ट टर्म -62 और डी बराबर -59 माइनस कितना देगा -62, दैट विल बी कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा ये आराम से, ये आपका 3 आ गया। और उसके बाद अगर ये 3 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपका कौन सा टर्म पूछ रहा था 11th टर्म। सो आपका जो 11th टर्म होगी वो क्या होगा a + 10d, और a + 10d होगा तो a का वैल्यू -62 + 10 इंटू d का वैल्यू कितना है 3, दैट विल बी क्या आ जाएगा -62 + 30, दैट विल बी -32। तो इस प्रोसीजर से हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से, ये जो आपका हो गया ना इस एपी के लिए लास्ट से 11 टर्म होगा, कहानी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता क्या है देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से बिल्कुल ही इजी है आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज भी। 9 में कहता है ए सम ऑफ ₹100 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of the each year. Do this interest from an AP. If so, find the interest at the end of 30 years. तो देखिए कहा था क्या कि आपका प्रिंसिपल जो है क्वेश्चन नंबर क्या है 9, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको दिया है 1000 रुपीज और आपका रेट जो है वो आपका है 8%। ठीक, तो आपको कहा है कि हर ईयर आप इंटरेस्ट निकालें। तो फर्स्ट ईयर अगर SI निकालेंगे तो मुझे क्या निकलेगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, और इसको कैलकुलेट किया तो कितना निकला 80। अगर आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर आपका अगर SI निकालेंगे तो क्या होगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल तो क्या होगा 160। फिर अगर आप थर्ड ईयर निकालते हैं तो थर्ड ईयर में क्या होगा SI जो होगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल थे क्या आपका 240। इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा, इस तरह से आपका बढ़ते क्या। अब ये सवाल है क्या ये एपी बना रहा है, यस यहाँ पे देख सकते हैं सिंस अगर मैं फर्स्ट ईयर 80 रुपीज लिया SI, सेकेंड ईयर 160 लिया और थर्ड ईयर कितना आ गया 240, सो 80 इज यहाँ पे डॉट डॉट करके 80 इज एन एपी। अब यह एपी में जब आ गया तो अब सवाल ये उठता है इसमें कर रहा है कि आपको बताना कि 30 ईयर्स में अच्छा 30 ईयर्स में फाइंड द इंटरेस्ट, तो 30 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट होगा। तो आप ऐसा नहीं कि S बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 यूज करना है, यहाँ पे AP का यूज करना है। तो आपका 30 मतलब ये 30 पूछ रहा है तो ये 30 बराबर क्या होगा A + 29 इंटू D, और ये आपका 30 है प्लस D आपका कितना, सॉरी ये आपका क्या है 80 + 29 इंटू D का वैल्यू कितना है, ये आपको 160 है, आपका D का वैल्यू भी 80 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 80 इंटू 30, दैट विल बी क्या होगा 2400 रुपया। ये आपका हो गया 30 मतलब 30 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा ना इतना हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट इन 30 ईयर्स, सॉरी 30 ईयर्स विल बी 2400 रुपया, 2400 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तो समझ रहे तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाता हूं, देखिएगा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट रो, यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट रो, फिर आता है सेकेंड रो, फिर आता है थर्ड रो, फिर आता है फोर्थ रो, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। चलिए अब इसमें बोला है कि फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स है, 23 प्लांट्स है। इन द फ्लावर देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो, इसमें 21 रोज है। फिर कह रहा है 19 इन द थर्ड रो में 19 रोज है। फिर कह रहा है एंड सो ऑन, इसी तरह से देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो लास्ट रोज कोई रो है, इस तरह से आगे बढ़ते गए, यहीं पर कहीं होगा 5 रोज। ठीक, उसके बाद बोला है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो कहता है टोटल मिलाकर कितने रोज है, ये हमसे सवाल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट nth रोज हैविंग 5 रोज, 5 रोज। ठीक,
क्वेश्चन। सो यहाँ पे बोल सकते हैं a प्लस एन, मैंने यहाँ इसका मतलब हुआ कि nth टर्म मेरा क्या हो जाएगा 5, दैट इंप्लाइज दैट a बराबर कितना है 23 और प्लस n माइनस 1। एक बार लिख लिया फॉर्मूला हम लोग फिर से लिख लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 5, दैट इंप्लाइज दैट a का वैल्यू मेरा कितना है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। आपका कितना आ गया 5। अगर इसको उधर कर देंगे तो क्या देगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 जो होगा वो आपको कितना देगा माइनस 18, क्योंकि 18 5 23 होता है, फिर माइनस माइनस कैंसिल। सो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। सो n बराबर आपको क्या देगा 10, तो यहां पर लिख सकते हैं सो 10th रोज हैविंग 5 रोज, मतलब क्या 10वां रोज है ना उसमें आपका 5 रोज होगा वो कंटेंट होगा। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का तक मतलब एग्जांपल्स का डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में आप लोगों से क्या क्वेश्चन एनालाइज करता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। देखिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का जो है आपका ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बनाया उसमें कहता फिल करने के लिए गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द nth टर्म ऑफ नीपी। मतलब जो उज्ज्वल मीनिंग है उसको आप लोग समझते ही होंगे। जहां भी ए लिखा रहेगा उसका मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब हो गया एन टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इसको थोड़ा डायग्राम को हम लोग उतार लेते हैं अपने इसमें ताकि आप लोग को समझाने में ठीक रहेगा और एक ही साथ में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका डायग्राम देखिए इस तरह से दिया हुआ है और इसमें बोल दिया है इस तरह से है 2 3 4 दे दिया और इसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से दे दिया और इसको एक मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, इस तरह से मान लिया। आप देखिएगा ध्यान से इसको ए डी एन और इसको ए एन मान लिया, इसको दिया 7 3 8 और इसको डैश, फिर दूसरा में दिया है -18 डैश 10 0, फिर तीसरा में दिया डैश -3 18 -5, फिर चौथा में दिया है -18.9, फिर इसके बाद 2.5 डॉट 3.6 और फिर चौथा में आपका पांचवा में दिया है 3.5 और ये 0 105 और उसके बाद डैश। ठीक, और ये जो आपका डैश वाला जो पोजीशन है ना वो सब फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर वही बोल रहा था 1 नंबर में। ठीक, तो कुल मिलाकर के 1 नंबर में जो डायग्राम दिया ना उसके मुताबिक आप लोगों को काम करना है, जो आपका डैश वाला जगह है उसको फिल करना है। ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं इसकी तरफ। देखिए कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं एकदम आराम से। तो इसमें जो है ना आपका यही सब फिर जो आपका जो स्पेस खाली कर दे इसको हम लोग को भरना है। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है, आपको बता दिया पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट इज द फर्स्ट टर्म। मैंने सारा का सारा एपी को फॉर्म करते ही पहले ही बोल दिया। चलिए तो आपको पहला क्वेश्चन में ले लूं, ये बराबर आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहला देखना, ये बराबर 7 दिया है, डी बराबर आपका 3 दिया है और एन बराबर 8 दिया है। और तो आपसे पूछ रहा है एन, एन का मतलब क्या हो गया, एन बराबर आपका 8 है, दैट मींस 8 बराबर क्या जानते हैं, a प्लस 7d। a का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 7 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 7 21 प्लस 7 क्या होगा 28 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो जो इंक्रीज दिए हुए हैं, जो जो आपको वैल्यू दिया हुआ किसका क्या वैल्यू दिया वो आपको लिखिए, उसके बाद जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला यूज करिए, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। और मैंने रूप से मैं बताऊं तो बस यही फॉर्मूला यूज होगा, एन बराबर ए मतलब एन बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, a बराबर -18 दे दिया,
इसको भी लिख लेते हैं। डी बराबर नहीं मालूम, छोड़ देते हैं। आपको n बराबर 18 दिया हुआ तो इसको लिख लेते हैं। फिर आपका देखिएगा n बराबर -5 दिया हुआ तो इसको लिख लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो चीज लिखा हुआ तो उसको मैंने देख लिया। चलिए अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिएगा ध्यान से। n बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर जो होता है आपका क्या होता है, वो आपको दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है -5, ये दिया हुआ। अगर आपको ये मालूम है ना, तो हम लोग a का वैल्यू देखिएगा कितना है, -18। दैट इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं -18 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 18 माइनस 1 दैट मींस 17 डी। तो आराम से आप 17 इंटू डी बोल सकते हैं। दैट विल बी आपका जो है कितना है -5 है, तो आप यहाँ पे -5 लिख देंगे। यहाँ तक में तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया आराम से आप लोग समझ सकते हैं। जो आपका डी, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन मैंने देख लिया, सॉरी डी का वैल्यू 10 है, ये n का वैल्यू 10 है, मैंने 18 नीचे वाला देख लिया, इसलिए देख रहा हूँ कटेगा तो कभी नहीं, 90 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है सिंपली। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के लिए टर्म है ना, ये क्या आपका a का वैल्यू -18, डी का वैल्यू नहीं मालूम है, डी अच्छा आधा क्वेश्चन इसका देख लिया ना, n बराबर 10 और an बराबर आपका 0 है। सॉरी आधा क्वेश्चन ये 2 नंबर में बता रहा हूँ, 2 नंबर का देखा, ये 2 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, ये आपका आ गया, तो ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इसको 9 डी बराबर आपका क्या होगा, ये आपका 0 जब है तो ये आपका जाएगा तो पॉजिटिव, डी बराबर क्या होगा 18/9 बराबर क्या देगा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 नंबर भी देख लिया। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर में ए आपको नहीं मालूम है, तो ए बराबर व्हाट होगा नहीं मालूम है, डी का वैल्यू -3 मालूम है, किसी में लिख लेता हूँ डी बराबर -3। फिर आप n बराबर 18 बोल सकते हो, n बराबर आप 18 बोल सकते हो। फिर an बराबर क्या दिया -5 दिया हुआ, इसी भी -5 मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए सिंस हम लोग जानते हैं कि an बराबर जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है -5 दिया हुआ है। दैट इंप्लाइज दैट a का वैल्यू मैं कितना है नहीं मालूम है, प्लस n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो गया 17 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया -3, तो -3 लिख दिया इज इक्वल टू a -5, तो -5 में -5 भी रहने दिया। अभी आप लोग देखिए केवल मैंने क्या किया, थर्ड नंबर में जो डाटा दिया था उसे मैंने लिख दिया, a का वैल्यू नहीं मालूम, d का वैल्यू -3, n का वैल्यू 18, n बराबर -5, तो n बराबर मैं फॉर्मूला जानता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -5। इसके बाद a का वैल्यू मेरा ये रह गया a प्लस n का वैल्यू मेरा 17 दिया, तो मैं सॉरी 18 दिया, तो 18 में से बन गया 17 इंटू डी का वैल्यू मैंने -3 रख दिया, -3 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ से a बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ये उधर चले जाएगी 17 से 51, अब 51 में से 5 चले जाएगी तो क्या हो जाएगा 46 आ जाएगी मेरा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब मैं इस 4 नंबर की तरफ चलता हूँ, देखिए इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, तो मैं 4 नंबर की तरफ चलता हूँ। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, a बराबर दिया हुआ -18.9, डी बराबर जो आपको दिया हुआ वो 2.5, आपको n बराबर नहीं मालूम है, और n बराबर आपको जो दिया हुआ वो 3.6 दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि an बराबर मेरा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, आपको जो कि दिया हुआ है मेरा कितना -18.5 सॉरी n बराबर 3.6 मैंने लिख लिया। दैट इंप्लाइज दैट a का वैल्यू मेरा कितना -18.9 माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 को n माइनस 1 लेते हैं इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ये आगे आप इसको भी अगर उधर कर देते पॉजिटिव में चले जाएगी, पॉजिटिव में चले जाएगी तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, ये अगर उधर पॉजिटिव में जाएगी तो 18 के 5 और 22.5 आ जाएगी। आराम से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्या क्या मैंने इसको इधर किया तो पॉजिटिव होगी, 18 3 21 915 एक 22 मतलब क्या, यहाँ पे 915 के 5 बाकी 1 और यहाँ पे क्या हो गया 8 3 11 के बाद 2 बाकी 1 एक आपका 22.5 आ गया। फिर यहाँ से अगर n माइनस 1 बराबर इधर चलेंगे तो क्या होगा 22.5/2.5 और ये इसको कितने में डेसिमल कैंसिल हो जाएगी, फिर 25 से कितने टाइम्स में कर जाएगी 9 टाइम्स में कर जाएगी, तो n बराबर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से आपने n का वैल्यू 10 निकाल लिया। तो इस तरह से देख लेंगे किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ करते हैं। तो स्पेस तो है नहीं, इसी को मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी में सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी में देख लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में क्या है कि a बराबर आपका 3.5 दिया हुआ, तो फटाफट हम लोग लिख लेंगे 5 नंबर में a बराबर 3.5, d का वैल्यू आपका 0 होगा, n का वैल्यू आपका 105 होगा, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा। चलिए नहीं मालूम है तो मैं लिखता हूँ, n बराबर मैं क्या जानता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना जानता हूँ। अच्छा n का वैल्यू 105 है, ध्यान से देख लेते हैं, हाँ 105 है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है आप जानते हैं 3.5 प्लस n माइनस 1 दैट मींस 105,
-1 इंटू डी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ, तो 0 मैंने लिख दिया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आराम से इस एपी को फाइंड कर लिया। चलिए अब जो हुआ ये क्वेश्चन आपका कहानी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करके आपको डायग्राम में बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, तो उसको चूज करना और उसके जस्टिफाई भी करना है। कहा था क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 में बोला है कि 13th टर्म ऑफ द एपी 1074, तो आपका एक एपी दिया हुआ 1074 डॉट डॉट डॉट, तो कहता है इज इसका 30वां टर्म क्या होगा, तो ए 30 बराबर क्या होगा ए प्लस 29 इंटू डी, ए बराबर क्या है 10 है, प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7 में से 10 गया क्या होगा, डी बराबर क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग अलग से निकाल ही लेते हैं, ए बराबर 10 दिया हुआ साथ ही देखिए, डी का वैल्यू -3, यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया, तो 10 माइनस 27 दैट विल बी क्या होगा -7 के लिखने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। चलिए तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया और इसका जो आपका अच्छा ये क्या लिख दिया बोर्ड से, सॉरी 87 ना होगा, इसको इसमें 7 टाइप -77 हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन वगैरह अगर मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेंगे, कैलकुलेशन वगैरह तो मायने नहीं रखता है। चलिए आपका कहता है 11 टर्म ऑफ द एपी, आपका जो एपी है -3 -12 2 कंसेप्ट को देखिए आप लोग, बस मैं यही बोलूंगा। अब कहता है कि 11 टर्म निकालना, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि ए बराबर -3 है और डी बराबर क्या है -12 -3 माइनस +3 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5/2 डी का वैल्यू। तो आपसे इसमें पूछ रहा था कि 11 टर्म दैट इज ए 11 बराबर क्या होता है ए प्लस 10 डी, ए का वैल्यू आपका कितना है -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू आपका कितना है 5/2, 2 से और 5 10 में 5 5 25 -3 क्या देगा 22। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। तो आपका इसका जो ऑप्शन है आपका सी है और इसका जो ऑप्शन है आपका इसका बी है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने 2 तक समझ लिया तो मैं 3 की तरफ चलूं। चलिए अब मैं 3 की तरफ चलता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा इसको मिटा लेते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ना ये 1 हो गया और अभी मैंने 1 बताया डायग्राम वाला वो, और क्वेश्चन नंबर 3 सब रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला। इसमें क्या क्या कहता है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ये सारा एपी है और आपको मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। आपका ये 2 है, ये आपका डब्बा है और आपका ये 26 है। क्या है 26 है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आ रही है कि आप इसको बताएं, क्या बताना चाहिए, आप बताएं कि ये एपी में है कि नहीं। सॉरी एपी में है, सॉरी इसमें बोल रहा है कि एपी में है, तो बताना कि मिसिंग टर्म में क्या होगा। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो यहां से बोल सकते हैं a बराबर 2। ये मुझे नहीं मालूम तो मैंने मान लिया ये x है। क्या है x है। चलो ये मैंने क्या मान लिया x है और ये क्या है एपी में लिख देते हैं सिंस इट इज, ये आपका 3 कॉमन है, इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो x में से 2 जो घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे अगर मैं 20 माइनस x करेंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस। अगर x को इधर कर लिए तो 2x बराबर, तो दोनों जब कॉमन ही डिफरेंस है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा 28 that implies that 2x बराबर 28, so x बराबर क्या आ जाएगा 14। ये आ गया। अगर 1 आपने समझ लिया तो मैं 2 की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे बोल दिया डब्बा, फिर बोल दिया 13, एक डब्बा फिर दिया और यहाँ पे दिया 13। चलिए फिर से कहानी, अगर मैं इसको x मान लिया इसको y मान लिया, क्या मान लिया इसको x इसको y मान लिया, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैंने मान लिया। चलो अगर इसको x इसको y मान लिया तो आप यहाँ पे सवाल अराइज करोगे। क्या सवाल अराइज करोगे देखना आप लोग, सवाल अराइज करोगे कि यहाँ पे क्या है कि देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से जो मैं बता रहा हूँ यही तरीका है, इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। क्या तो देखिए जैसे कि एपी है ना, एक तरीका मैं बता दूं, जरूरी नहीं कि हमेशा सबको चलिए। अगर मैं इसकी जगह पे ए मान लिया एंड लेकिन लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, मैंने इसे मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मेरा ए हो गया तो यहां से कह सकते हैं a प्लस डी मेरा क्या होगा 13, और ये जो मेरा ये क्या है a प्लस 2d है, ये मेरा क्या है a प्लस 2d है। चलिए a प्लस 2d बराबर a प्लस डी क्या हो गया 13 आ गया। ये मेरा 13 नहीं ना a प्लस डी, और उसके बाद ये जो मेरा एक कौन सा रेट है 1 2 3 4 चौथा नंबर है, चौथा नंबर है। तो a4 बराबर जो मुझे 3 दिया हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या a प्लस 3d। अब देखिए दो समीकरण मुझे मिला, सिंस a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और एक मुझे मिल गया a प्लस डी बराबर क्या 30, ये दो मिल गया। अब मैं इसे अगर सॉल्व किया तो ये दोनों क्या है 3d में से d गया तो 2d इज इक्वल टू मेरा -10 आ जाएगा। सो अगर मैं d का वैल्यू निकाला तो यहाँ से क्या मुझे मिल गया -5। तो यहाँ से 2d बराबर अगर मेरा -10 आता है
तो यहाँ से डी बराबर -5, अगर डी बराबर मुझे -5 आ गया तो अगर मैं ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि ए प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ पे लिख लूँ, देखिएगा सिंस ए प्लस डी बराबर 13, अगर डी के जगह पे मैं -5 रख दिया तो ए बराबर क्या आ जाएगा 35 18। अब यहाँ पे ए बराबर 18 आ गया तो इसको मैं 18 रख दूं, इसकी जगह पर हो जाएगा 18। और बात आती है इसकी जगह पे क्या होगी कि कितने रैंक पे है, 3rd रैंक पर है। ये कौन है, A3 है। A3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d। ये मेरा कितना, ध्यान से देखेंगे 18 प्लस 2 इंटू डी। डी आपने कितना कैलकुलेट किया था, देखिए ध्यान से आप लोग, -5, और इसको कैलकुलेट करके 18 और -5 10 क्या लगा। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि कहीं अगर कैलकुलेशन मिस हो, क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में नहीं ज्यादा है, कोशिश करता हूँ कम करने का। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि अगर कहीं कैलकुलेशन मिस तो आप लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो इसमें यही चीज है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपली क्या किया कि इसको फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट कर लिया। ये फर्स्ट टर्म है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड होगा। और इसकी दो इक्वेशन बनाया और 2 इक्वेशन को सोल्व कर दिया, फिर आपका कहानी खत्म हो गया। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 कितना इंटरेस्टिंग है। ये आपका 3 नंबर में बोला है, एक 5 दिया हुआ है और 2 डब्बा लगातार खाली कर दिया। चलो डिब्बा खाली कर दिया तो कर दिया। और ये आपका लास्ट में 9.5 दे दिया, 9.5 दे दिया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, फर्स्ट टर्म जो आपका है उसको आपका 5 दे दिया। कॉमन डिफरेंस जो है आपका, जिसको सीडी बोलते हैं, उसको मैंने डी मान लिया। तो यहाँ पे यहाँ से बोल सकते हैं ये जो आपका टर्म है कौन है, चौथा टर्म है। तो a प्लस 3 ऐसा बोल सकते हैं, A4 बराबर a प्लस 3d बोल सकते हैं ना। हाँ, और ये आपका कितने 9.5 है। यहाँ तक में तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो फिर इसके बाद तो क्वेश्चन का आधा से अधिक काम ही खत्म हो गया। अब तो क्वेश्चन में सारा चीज झलक रही है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से भी। क्या चीज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखिए अब a का वैल्यू आपको ऑलरेडी 5 मालूम है, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। सो 3d बराबर मेरा क्या आएगा 19/2 माइनस 5। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 9/2। ये क्या मुझे मिल रहा है 3d मिल गया। 3d बराबर 9/2 है, इसको d बराबर मेरा क्या आ जाएगा 3/2। तो मुझे यहाँ से d का वैल्यू कितना निकल गया 3/2। a का वैल्यू मुझे कितना निकल गया 5। अब मुझे सेकंड टर्म निकालना है। सो यहाँ से अगर मैं सेकंड टर्म निकालूं तो a2 बराबर मेरा क्या होगा a प्लस d, और a प्लस d को a का वैल्यू कितना है 5 प्लस d का वैल्यू कितना है 3/2। दैट मीन क्या हो जाएगा 13/2। ये आपका आ गया ये वाला पॉइंट, ये वाला ये आ गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका वाला बात देख लेंगे। इसका वाला बात अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन आ जाएगा a3 आ जाएगी। a3 बराबर मेरा क्या होगा a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है 5, d का वैल्यू कितना है 3/2। 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये थर्ड रैंक पे इस डबल में क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। 3 कर लिया तो 4 भी कर ले, साथ ही साथ देखिए 4 नंबर भी कर लेते हैं। बच्चा वाला सब ये भी है -4 और 4 डब्बा लगातार दिया है। मिसिंग वर्ड 6। अब मुझे क्या है, आराम से मैं कहूंगा कि ये बराबर मेरा -4 हो गया। ये मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6 8 रैंक का है। ये 6 बराबर 6 दे दिया। तो आराम से मैंने मान लिया लेट CD बराबर डी। कॉमन डिफरेंस अगर मैंने डी मान लिया तो आराम से बोल सकते हो ना ये 6 बराबर a प्लस 5d। दैट विल बी आपका कितना 6 हो गया। a का वैल्यू आप देखते हैं तो कितना आ रहा है -4 प्लस 5d बराबर 6। ये चीज मुझे मिल गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5d बराबर 6 प्लस 4 दैट मींस कितना 10। सो d बराबर क्या आ जाएगा 2। तो अगर d का मान अगर आपको 2 निकल गया तो अब आपको जो रिमेन चीज पूछ रहा है इसमें क्या रखा होगा, कुछ थोड़े है, ये आपका 2 पूछ रहा है। तो a2 बराबर a प्लस d दैट विल बी आपका कितना आ जाएगा a का वैल्यू -4 प्लस d का वैल्यू आपने 2 निकाला दैट मींस उसको ऐड करेंगे -2। यहाँ का कहानी खत्म। एक a3 निकालना। a3 बराबर आपका क्या आएगा a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना -4 प्लस 2d 2 इंटू d का वैल्यू कितना निकाला है 2 निकाला है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा a3 निकल गया। अगर a3 निकाले तब a4 निकाले, देखिएगा a4 किया जाता है। a4 बराबर कर सकते हैं a प्लस 3d। a का वैल्यू कितना -4 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू कितना है 2। दैट मींस कितना आ जाएगा 2। इसकी भी कहानी खत्म। a4 निकालते a5 निकालेंगे तो a5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d। a का वैल्यू मेरा कितना है -4 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू 2। 4 2 8 में से 4 गया क्या होगा 4। इस तरह से हम लोगों ने ये 2 3 4 5 ये चारों का चारों निकल गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या अरेंज किया हुआ, देखते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या दे रहा है
फाइव में दिया हुआ है आपका एक डब्बा है पायरी वाली में, स्पेस खाली करते हैं, दूसरा में 38 है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा डब्बा खाली, और लास्ट में एक डब्बा दिया -22। चलिए इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म को मान लिया ए, इसको अगर मैं ए मान लिया, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस को मैं डी मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल सकता हूँ ए प्लस डी बराबर मेरा 38 है एंड 1 2 3 4 5 6 मतलब A6 बराबर A प्लस 5D बराबर मेरा -22 है। इस दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। 6 मुझे एक दिया हुआ है, A प्लस 5D बराबर -22, एक मुझे A प्लस D बराबर दिया हुआ है 32। अगर 38 अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A कैंसिल, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया 4D, इसको अगर मैं ऐड कर दिया तो क्या देगा -60। सो D बराबर मेरा क्या आएगा -15, कहने में कोई संकोच नहीं, D मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब डी निकाल दिया तो अब मुझे पूछ रहा है आपका फर्स्ट टर्म। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए बराबर आपका कितना आएगा, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ए आपको, अच्छा चलिए डी का वैल्यू कितना आया -15। अब ऑलरेडी जानते हैं ना कि ए प्लस डी बराबर 38 और डी का वैल्यू -15 है, तो ए प्लस मतलब ए -15 इज इक्वल टू 38। सो ए बराबर क्या आएगा 53, 8 5 13 3 1 4 5, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 53 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, ए और डी निकल गया। अब आपका ए का वैल्यू अपने यहां से लिख लिया तो इसका कहानी खत्म 53। अब आता थर्ड रैंक में, तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, तो ए का वैल्यू कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -50। ये आपका 53 और 30 कितना आ जाएगा 23, इसकी कहानी खत्म। उसके बाद A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D, ए का वैल्यू कितना 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -50, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 53 माइनस 45, 8 ये 8 आ गया, A4 निकल गया। A4 के बाद आपका क्या आ गया A5, तो A5 बराबर A प्लस 4D आता है। अब A का वैल्यू कितना है 53 और 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -15, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, ये आपका कितना आ जाएगा -7। तो इसके जगह पर अपना ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये 3 हो गया, A4 हो गया, तो A5 तो जरूरत भी नहीं था, A5 हम कहां से निकाले 2 3 4, हाँ A5 जरूरत था, यहाँ पे A5 होगा, यहाँ पे A4 होगा, यहाँ पे A3 होगा, यहाँ पे A1 होगा, तो हमने सब सारा चीज निकाल दिया, आप उसकी जगह पे जाकर के प्लेस कर दे। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको मिटा लेते हैं। ये सब आपको डब्बा डब्बा भर के थोड़ा सा टाइम ले दिया इस सब में, ये सब तो खुद से भी कर सकते थे, बस मैंने आपको तरीका बता दिया। बस इसमें ना मुझे आप कुछ भी किसी तरह से बना दीजिएगा, आपको दो चीज अगर आता रहेगा तब, एक तो आप फॉर्मूले याद रख लें और एक 2 चर वाला जो रैखिक से ना 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दो चीज अगर आपको आती है तो इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब मैं चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में कहता हूं व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78, एक एप का एपी दिया हुआ जो कि आपका इस तरह से 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे एक बार कहा 78 पे है, तो कौन सा टर्म 78 है, आपका क्वेश्चन ये है। तो मैं मान लूंगा लेट nth टर्म B78, जिसमें कि आपका nth टर्म है, तो n बराबर आपका होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा 78, दैट इंप्लाइज दैट a का वैल्यू आपको क्या मिला 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया 5, कहीं से भी निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 उधर जाएगी तो n-1 इंटू 5 बराबर क्या होगा 75, सो n-1 बराबर क्या होगा 15, सो n बराबर क्या आ जाएगा 15 प्लस 1 16। तो यहाँ पे सवाल है कि व्हिच टर्म 16th टर्म, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 16। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने 4 बना लिया। 5 नंबर की तरफ चले, कहता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो इसमें कहता नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए 7 13 19 डॉट 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 205। मतलब ये एक सवाल है कि यहाँ से यहाँ तक लिखा गया तो कितने टर्म्स है, तो आपको निकालना है। यहाँ तो इजी है ना कि a बराबर 7, d बराबर 13 में से 7 गया तो 6 है, और an बराबर आपको दिया है 205। तो ऑलरेडी वी नो दैट an बराबर मेरा फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205, दैट इंप्लाइज दैट नीचे आप लोग को दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही। चलिए अब मैं इधर कर लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं a के जगह पर 7, d के जगह पर 6, तो 7 प्लस n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू आपको 205 दिया। ये तो उधर चले जाएगी तो n-1 इंटू 6 बराबर ये 205 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 198, तो n-1 बराबर क्या होगा 6 18, तो n बराबर आपका कितना आ गया 34 टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स कितना आ जाएंगे 34 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कहानी खत्म कर दी।
अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, एक ये दिया था, एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पर इसको मिटा लेते पहले। हाई में आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट का काम है। आपका जो है ना 2 में इसमें बोल दिया है कि इसमें भी नंबर ऑफ टर्म निकालना। पहला 18 है, दूसरा 15.5 है, और उसके बाद तीसरा जो है आपका 13 है, और उसके बाद डॉट डॉट -47, यही ना। चलिए, तो यहाँ पे ए बराबर 18 हो गया, डी बराबर क्या होगा 15.5 माइनस 18, दैट मींस कितना होगा -2.5, दैट विल बी कितना होगा -5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 15.5 है। 15.5 में अगर आप 18 घटाओगे तो कितना आएगा -2.5 आ जाएगा। उसी को मैंने लिख दिया। अब देखिए, अगर ये चीज अगर आप लोगों को मालूम हो गया, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। चलिए डी निकाल लिए, डी के बाद मेरा एन दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया -47 दिया हुआ है। अब मुझे क्या मालूम है, सिंस एन बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर जो मुझे दिया हुआ है वो आपको कितना दिया -47, दैट इंप्लाई दैट ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना देखेंगे -5/2 इज इक्वल टू -47। अब यहाँ से उसको उधर भेज दिए, तो यहाँ से n-1 इंटू -5/2 बराबर, इसको अगर इसमें मैं ऐड कर दे तो क्या 8 7 15 4 1 5 1 6 -65 माइनस कैंसिल, सो यहाँ से मेरा क्या होगा 5 ये 13 बार में, तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू क्या होगा 13 दूना 26, तो n बराबर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 27 आ जाएगी। किसका वैल्यू होगा n का वैल्यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 27 आ गया। ये भी कहानी खत्म होगी। चलिए अब इसके बाद जो है आपका 5 के 2 के बाद हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है आप लोगों से, इसी तरह का क्वेश्चन शायद है। चेक whether -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, तो एक एपी दिया हुआ है 6 नंबर में जो कि है आपका 11852, तो इसमें कहता है क्या कहीं पे आपका -150 आएगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे इसको भी उसी तरह से मान लेंगे। क्या मानेंगे, लेट, इसको मिटा लेते हैं। कह रहा है इस एपी में क्या -150 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर है ना, देखिएगा ध्यान से, कहेंगे लेट nth टर्म इक्वल टू -150। अगर मैंने मान लिया तो इसका मतलब ये क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150 होना चाहिए। अब मैं एक ही जगह पे वेरिएबल आराम से लिख सकता हूँ, प्लस n-1 को रहने देते हैं इंटू डी का वैल्यू क्या होगा 8 में से 11 गए तो -3 इज इक्वल टू -150, दैट इंप्लाई दैट n-1 इंटू -3 जो होगा ये -150 में अगर 11 को घटा देंगे तो क्या होगा -161। याद आएगी आराम से। चलिए अगर ये आ जाएगी तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, तो n-1 बराबर क्या होगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, दैट विल बी 164 डिवाइडेड बाय 3। सॉरी यहाँ पे एक ही बार कर दिया, ये आ गया, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। n बराबर क्या होगा 164। लगता है एक जगह और भी ये मिस्टेक हम किए कि मतलब n-1 के बराबर ही लिख दिए, ये आप लोग याद रखें, थोड़ा स्पीड में वजह से हो गया होगा। तो n बराबर 164 अपॉन 3 आ गया। तो n का वैल्यू क्या है, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर लिखेंगे। तो ऐसा कभी हो सकता है कि कोई नंबर होगा 164/3 रैंक पे, कभी होगा जब भी आएगा तो 5वां रैंक, 10वां रैंक, 20वां रैंक, 25वां रैंक, इस तरह से कुछ आ सकता है, लेकिन इस तरह से कभी नहीं आ सकता। इट इज नॉट नेचुरल नंबर, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट -150 इन गिवन एपी। तो इस एपी में कहीं भी ये -150 एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए तो इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा आप लोगों से, इसको मिटा ले और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का था फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी विद 11 टर्म इज 38। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, तो मानेंगे पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, मैं मान लूंगा ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है आपका सी डी वो मैं मान लूंगा डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जैसा कि बोल दिया कि 31वां टर्म जो है ना, ये फाइंड द 31 टर्म, 31वां टर्म पूछ रहा है जिसका 11 टर्म 38 है, मतलब a11 इज इक्वल टू a प्लस tan है जो कि आपको दिया हुआ है 38। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। एंड 16th टर्म इज 73, मतलब ये 16 बराबर जो होगी वो a प्लस 15 बराबर जो होगा वो आपको दिया हुआ है 73।
ये दिया हुआ। अब यहाँ से मुझे पहले क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना, फिर ए का निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सबट्रैक्ट कर लिया तो इस दोनों की कहानी खत्म। -5 डी बराबर मेरा जो होगा 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 -35 ये कैंसिल, तो डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। डी का वैल्यू अगर 7 आ जाता तो ऑलरेडी वी नो दैट ए प्लस tan b इज इक्वल टू कितना है 38, दैट इंप्लाइज दैट ए का वैल्यू 8 और डी की जगह पर हमें 7 लग गया, तो 7 10 7 70 दैट विल बी 38। तो यहाँ से मैं आराम से बोल सकता हूँ ए बराबर क्या होगा -22, इसमें नहीं -32, ये उधर से रहेगा तो क्या होगा ये वैल्यू -32, क्योंकि 70 में से 38 10 में से गया और 5 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, तो ए का वैल्यू कितना है कि -32। अब इसमें सवाल है कि ए का वैल्यू -32 और डी का वैल्यू 7 आ गया। सो अब हमसे पूछ रहा था एक टी समीकरण, तो ए 31 बराबर क्या होता है ए प्लस 30d, और ए का वैल्यू मैंने कितना है -32 प्लस डी का वैल्यू कितना है 7, तो 30 into 7 इसको अगर मल्टीप्लाई करेगी तो -32 प्लस 210 बराबर क्या देगा 10 में से 2 गया 8, और फिर 10 में से 3 गया 7, और ये आपका क्या बचेगा सिंपली 1, और ये आपका पॉजिटिव बचेगा। तो कुल मिलाकर के ये 31 जो टर्म आएगा आपका 178 आएगा, और 178 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो देखना आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, फटाफट आप लोग खींच दोगे, एकदम आसान क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है। 8 में कहता है an AP consists of 50 terms of whose third term is 12। तो सबसे पहले कह रहा है कि किसी एपी में टोटल 50 टर्म्स है, तो हम लोग लिख लेते हैं 8 नंबर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू 50। अब बोल रहा है कि थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं मान लू लेट ये जो मेरा है वो आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, और अगर मैं मान लिया डी इज इक्वल टू मेरा कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं ये दो चीज मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोल रही है, ध्यान से देखना आप लोग, एकदम बिल्कुल शांति से देखना। इसमें को बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ थर्ड टर्म इज 12, दिया हुआ A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 12, और उसके बाद बोला है एंड द लास्ट टर्म इज 106। मतलब लास्ट टर्म मतलब क्या, लास्ट मतलब क्या 50, टोटल मिलाकर 50 टर्म है, ये तो 50वां ही ना होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 49D दैट विल बी कितना दिया हुआ है 106, तो इसको मैं 106 लिख दिया। अब बोल रहा है आपसे कि फाइंड द 29th टर्म, तो आराम से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इस दोनों को घटा दिया तो कैंसिल, इसमें से अगर मैं इसको -47D दैट विल बी, इसको मैं अगर इससे किया तो 6 में से 2 गया 4 आ गया, फिर आपका क्या हो गया 10 में से गया 9 आ गया, तो आपका -94 ये दोनों कैंसिल हो गया। इससे अगर मैं इसको डिवाइड करेगा तो 2 टाइम्स में कैंसिल, सो डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इस सवाल में कि 29वें टर्म में क्या होगा, चलिए बात की बात है, डी निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ ए निकालता हूँ, तो ऑलरेडी मुझे a प्लस 2d बराबर 12 दिया हुआ है, यहाँ पे कर ले सिंस a प्लस 2d बराबर 12, d का वैल्यू मुझे 2 निकला, तो मैं अगर a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12 किया तो a बराबर मुझे कितना निकलेगा 8, तो a का वैल्यू मुझे 8 निकल गया। अगर मुझे a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू 2 मिल गया, तो मुझसे पूछता है क्या 29 टर्म, तो उससे a 29 बराबर मुझे क्या होगा a प्लस 28 डी, a प्लस 28 मतलब a का वैल्यू 8 है, तो a का वैल्यू 8 लिख देते हैं, प्लस 28 इंटू d का वैल्यू 2 है तो लिख देते हैं 28 दूनी 56 प्लस 8 कितना आ जाता है 64 लिखने में कोई कयामत नहीं आएगी। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया 29 नंबर, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, मतलब सॉरी 8 के बाद 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग का क्या है, फटाफट काफी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टफनेस नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा खींच रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से क्या क्वेश्चन एनालाइज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म मान लेंगे बी ए एंड हम लोग कॉमन डिफरेंस को मान लेंगे डी। तो इस केस में अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर बोल दिया कि A3 बराबर जो है वो जो कि A प्लस 2D होता है वो दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर बोला है कि 9th टर्म है जो कि -8 दिया हुआ है, तो 9th टर्म का मतलब क्या हुआ A प्लस 9D जो कि आपको -8 दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि which टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो कौन सा टर्म इसका 0 होगा ये हमसे पूछ रहा है। चलिए तो
इसका मतलब हुआ कि पहले तो हम लोग ए और डी निकालते हैं, फिर बाद में अपना जो इंक्वायरी कर रहा है मैं कर लूंगा उसको मैंने। तो -7 ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 12 आ जाएगी, 8 से 12 ये आपका ठीक है ना, सॉरी 9 दिए तो 8 ना होगा, एक मिनट यहाँ पे 6 ना होगा, तो यहाँ पे क्या देंगे, ये आपका 12 आ गया। सो यहाँ से पूछ सकते हैं डी बराबर मेरा -2 आ गया। अब ऑलरेडी जानते हो ना कि a प्लस 2d बराबर मेरा क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है -2 बराबर 4। सो यहाँ से a बराबर मेरा क्या आ गया, 8 आ गया। a का वैल्यू जब मुझे 8 आ गया, d का वैल्यू -2 आ गया। अब यहाँ पर बोलता है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो मैंने मान लिया लेकर nth टर्म बराबर 0, दैट इंप्लाइज दैट a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अगर ऐसा मैंने बोला तो a का वैल्यू 8 पुट करेंगे और n-1 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना है -2, दैट विल बी 0। सो अगर मैं यहाँ से कहूंगा तो 2 या बोल सकता हूँ -2 इंटू n-1 बराबर आपका -8, माइनस माइनस कैंसिल, सो n-1 बराबर क्या आएगा 4 और n-1 बराबर 4 हुआ, सो n बराबर क्या आ जाएगा 5। इस तरह से हम लोगों ने n का वैल्यू निकाल लिया। इसका मतलब है जो भी AP होगा उसका पांचवा टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो आपका आ गया, सो लिखेंगे यहाँ पर, सो फिफ्थ टर्म विल बी 0। तो यहाँ पे क्या होगा, पांचवा टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कवर कर लिया। अब 9 नंबर के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से क्या पूछा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम इजी क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 में कह रहा द 11th या 17th था, पता नहीं दिख रही है हम लोग की बुक में, लोग ठीक कर लेना, शायद 17th होगा ना, चाहिए ठीक 17th थी हो ना। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो 17th टर्म जो है ना, 17th टर्म पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए एंड लेट ए इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म होना चाहिए, क्योंकि जो सिंबल अगर हम लोग यूज करेंगे वो उसके बारे में अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे यूज कर सकते हैं ना। अब बोला कि 17 टर्म जो है ना वो आपका 10th टर्म से 7 ज्यादा है। यहाँ पर बोल दिया गया एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अगर मैं 10th टर्म में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। तो अगर ये इधर आ जाएगी तो यहाँ से a की कहानी तमाम और 7d बराबर 7, सो d बराबर क्या आ जाएगा 1। अगर d बराबर 1 आ गया तो ऑलरेडी इतना तो मेरी कहानी खत्म हो गई। अब बात आती है कि फाइंड c d तो निकल ही गया कॉमन डिफरेंस, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। चलिए 11 नंबर में कहता व्हिच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। तो सबसे पहले देखिएगा 3, 15, 27, 39 इस तरह से दिया हुआ। अब बोला है कौन ऐसा टर्म होगा जो ये 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। मान लीजिए रिक्वायर्ड टर्म भी एन मतलब nth टर्म ऐसे लिखिए, लेट nth टर्म इज nth टर्म इज रिक्वायर्ड टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का जो है ना वो मान लीजिए nth टर्म क्या है, वही रिक्वायर्ड टर्म है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि nth टर्म जो है जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है वो A54 टर्म जो है मतलब 54th टर्म जो है उससे 132 ज्यादा है। तो मैंने कुछ थोड़े किया, जो बोला उसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिए। a का वैल्यू आपका कितना है 3 प्लस n माइनस 1 को उसी तरह रहने देते हैं और d आपका क्या होगा 12 होगा, आराम से बता सकते हो। A54 उसी तरह से क्या होगा a प्लस मतलब a प्लस 53d। तो a मेरा क्या है 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना है डी का वैल्यू मेरा फिर 12 आएगा और प्लस 132। वैसे एक बार नहीं पुट करके भी देखते तो भी ठीक रहता है, 3 कैंसिल होने वाला है। और इस टर्म को अगर मैं इधर कर लिया तो यहाँ से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी देख लेना एक बार आप लोग। दैट इंप्लाई दैट इसके बाद एक ऊपर लिख लेना n माइनस 1, फिर ये इधर आपकी आ जाएगी तो -53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। यहाँ से n माइनस 54 बराबर आ जाएगी कितना 11। सो n बराबर आपका क्या आएगा 4 5 1 6। तो मतलब 65वां टर्म जो होगी ना आपका 54वां टर्म से 132 ज्यादा होगी। एकदम हिंदी में आप लोग समझिए। चलिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो है ना आपका 10 के बाद जो है आपका ये 10 था ये 9 था, सॉरी ये 11 था, जैसे लिख देते हैं हम भी ना। 11 भी हो गया। 11 अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं 12 की तरफ चलो देखना क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या करना है। एकदम इजी आप लोगों से पूछना है।
आप लोग से मैं बोल दिया कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो ना तो आप लोग सही कर लेना। प्रोसीजर पर ध्यान देंगे, कहीं कहीं डिजिट में कभी कभी भूल से लिखा जाता है। 5 घंटा 6 घंटा का क्लास चलता है तो ऑटोमेटिक है थोड़ा दिमाग का एग्जॉस्ट होना। देखिए उसमें भी वेरिएशन होते रहता है ना कि 10th वाला आया फिर 12th वाला आया फिर दूसरे क्लास का आया, तो वेरिएशन होने की वजह से होती है। देखते हैं कभी कभी डिफरेंशिएशन इसमें भी हम लोग बग देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देते हैं हम लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में कहता है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसा करते हैं कि आपका अगर मैं मान लिया लेट इन फर्स्ट एपी की बात किया, इधर ले लेते हैं इन सेकेंड एपी। अब देखिए इसका मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म माना, तो फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, और इसमें क्या किया, फर्स्ट टर्म बी मान लिया और कॉमन डिफरेंस मान लिया डी। यहां तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है फिर द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इसका मतलब मैं ऐसा करूंगा, मतलब ए 100 माइनस बी 100 बराबर बोल दिया है 100, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, कुछ नया चीज कहीं मिल जाए। मैंने कुछ किया नहीं, मुझे अभी मालूम भी नहीं है क्या मिलने वाला है, तो यहां से ये दोनों कैंसिल होने वाला है। तो एक चीज तो मिल गया ए माइनस बी बराबर 100, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके रख लेते हैं, भविष्य में काम देगा। चलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये तो कुछ नया चीज पूछ दिया, ये पूछ दिया कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसको लिखने में ये चीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसी तरह से अगर मैं इसको लिख दिया माइनस बी माइनस 999 तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों कैंसिल, तो मुझे कितना आ गया ये माइनस बी, और ऑलरेडी मैं जानता हूं ये माइनस बी बराबर क्या होगा 100, यही तो होगा करेक्ट आंसर। मतलब क्या 100 टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होगा वही आपका 999 सॉरी हाँ 1000 टर्म्स की भी डिफरेंस सेम ही होगी, जस्ट लाइक 100 टर्म, क्योंकि वो उसमें ए तो कैंसिल हो जाते हैं, फुल्ली डी पे क्या करा, ये डी तो कैंसिल हो जाती है, फुल्ली ए और बी पे डिफरेंस करते, तो ऑलरेडी ए माइनस बी जो आया वही ए माइनस बी फिर से आ गई। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन में 12 को भी काम तमाम कर दिया। 12 अगर आप लोगों ने कर लिया तो फिर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 13 नंबर में क्या बोल रहा आप लोगों से। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, फिर से देखिए कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। फिर वही क्वेश्चन 3 डिजिट का है, तो जैसा प्रोसेस मैंने शुरू में बताया अगर उस प्रोसेस को आप कहने का मतलब फॉलो किए तो आराम से बन। तो सबसे पहले क्या करना, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना, उसमें क्या करना 7 से डिवाइड करना, 7 से 1 टाइम्स में 30 और फिर 7 से 4 टाइम्स में 28, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब क्या करना है, इस 100 में ऐड कर देना किसको 7 माइनस 2 को, मतलब इस डिवीजन माइनस रिमाइंडर को। अगर ऐसा किया तो मुझे कितना मिला 105, मतलब सबसे पहला नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय, मतलब क्या 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 भी 105, इसका मतलब मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 105। उसके बाद की जो नंबर आएगी उसमें मैं क्या करूंगा 7 कंटीन्यूअसली ऐड करते जाऊंगा, तो नेक्स्ट नंबर 112, फिर आएगा 119, फिर आएगा 126, कंटीन्यूअसली ऐड करते जाएंगे। अब बोला कि 3 डिजिट के लिए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 999। देखिए स्मॉलेस्ट केस में आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें, और थोड़ा सा अगर आपको सबसे लार्जेस्ट की बात करेंगे तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से करोगे तो 29, फिर 4 टाइम्स में 28, फिर 19, फिर यहाँ से 7 to 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो आपको जो रिमाइंडर 5 आया ना इसको करेंगे क्या लार्जेस्ट के केस में, इसमें केवल डायरेक्ट घटा देंगे, मतलब 999 में डायरेक्ट 5 घटा देंगे तो 994, ये आपका होगा सबसे लार्जेस्ट नंबर। अब ये पूछ रहा है कि कितने आपका नंबर होगी, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको 3 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है इस प्रोसीजर से, और सबसे बड़े नंबर अगर पूछेगा तो उधर वाले प्रोसीजर से, यही दो प्रोसीजर है जिसका यूज करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हम लोग निकालेंगे, और बीच का टर्म्स तो 7 ऐड करते जाएंगे और हम लोग नंबर्स को अपडेट करते जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर है कि आपका ए बराबर 105, और nth टर्म को अगर मैं 994 माना और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस विल बी 112 माइनस 105, दैट विल बी 7। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट nth term will be a plus n minus 1 into d, that will be 994, that implies that a, that means 105 plus n minus 1 into d, d will be क्या होगा 7 is equal to 994, that implies that n minus 1 into 7 is equal to 4 में से 5 गया तो क्या 9 है आपके 40 में से 5 गया 9, फिर आपका 8 में से 0 गया तो 8, फिर 9 में से 8 गया तो 1, कुल मिलाकर के आपका 889 आ गया। अब जो है आपका इतना आ गया, तो अब इसके बाद क्या है, n माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 1 8, 7 2 जा, फिर 4 7 7 जा,
तो n बराबर क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका सवाल है वो क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर which is divisible by 7। तो यहाँ पे कहेंगे देयर एग्जिस्ट 128 numbers which is divisible by 7 ऑफ 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का तो 3 मतलब 128 नंबर से एग्जिस्ट करेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी कवर कर लिया। चलिए अब हम लोग 14 को चलते हैं। देखिए क्या है 14 नंबर में क्या बोला आप लोगों का। 14 नंबर में कहता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें क्या किया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को हटाकर 10 to 50 फिक्स कर दिया। तो हम लोग को वही प्रोसीजर अपनाना है कि अगर आपको 10 स्मॉलर की तरफ से जा रहा है और 250 लार्जर की तरफ से, तो वही प्रोसीजर अपनाना है। तो सबसे पहले 10 तो 4 से डिविजन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस तरह से 4 to the 8 minus 2 ये आ गया। अब क्या करेंगे इसमें 10 ये लिए और ये माइनस सॉरी प्लस 4 और फिर ये माइनस, दैट मींस क्या होगा 10 + 2 दैट विल बी 12। मतलब सबसे पहला नंबर जो स्टार्ट होगा वो आपका 12 होगा। फिर मैं क्या करूंगा आगे का नंबर जो 4 4 बढ़ते जाएगा, तो 16 20 24 कंटिन्यूअसली जाएगा। अब बोला है कि एंड 250 लार्जेस्ट लिया, तो इसमें भी मैं करूंगा वही प्रोसीजर लार्जेस्ट वाला प्रोसीजर। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 2 जाते, यहाँ पे मुझे कितना मिला रिमाइंडर 2। अब इस 2 को इसमें मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 250 माइनस 2 दैट विल कितना होगा 248। मतलब क्या लार्जेस्ट की केस में 248 मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फ्रॉम 12 to 248 कितने डिजिट्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। तो बहुत ही सिंपल बात है ना कि ए बराबर क्या है, ए बराबर जो आपको मिला वो 12 मिला है, डी बराबर आपको 4 मिला है और आपका nth टर्म बराबर कितना मिला है 248 मिला है। सिंस वी नो दैट a plus n minus 1 into d बराबर 248, that implies that a का वैल्यू 2 plus n minus 1 into d का वैल्यू 4 is equal to 248। आराम से लिख दिए। so n minus 1 into 4 is equal to 236। so n minus 1 बराबर जो हो जाएगा 4 5 4 से 4 5 20 और 3 से 4 9 36। so n बराबर क्या आ जाएगा 60। मतलब between 10 to 250 there exist 60 terms which is divisible by कितना 4। हो गया। इस क्वेश्चन का भी कहानी खत्म। फटाफट आप लोग लिखते भी चलेंगे और वीडियो को पॉज करके अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 देखना क्वेश्चन 15 बोल रहा है आप लोगों से क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स ऑफ द एपी आर इक्वल। तो 2 एपी दिया हुआ है, एक एपी में 63 65 67 डॉट 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 एंड दूसरा जो एपी है आपका 3 10 17 डॉट डॉट लिखेंगे। लेट nth टर्म भी इक्वल। मान लिया कि nth टर्म क्या है इक्वल है, तो यहां से बोल सकते हैं n बराबर क्या होगा bn। दैट इंप्लाइज दैट इसको बोल सकते हैं a plus n - 1 into d बराबर b प्लस, इसमें d1 लिखिएगा इसमें b लिखे और इसमें हो जाएगा b plus n - 1 into d2। इसका d2 इसका d1 कॉमन डिफरेंस है। ये आपका कितना है 63 प्लस n - 1 ही रहने दीजिए इंटू d1 का वैल्यू कितना है, d1 का वैल्यू 65 में से 63 गया 2 बराबर b का वैल्यू 3 प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको उधर करेंगे तो इसको उधर करेंगे, तो यहां से ऊपर में करा देगा n - 1 माइनस n + 1 इंटू 7 2 7 2 ना सॉरी इसको उधर कर लिया तो यहाँ पे बच गया 5 इंटू n - 1 इज इक्वल टू 60। सो n - 1 बराबर 12। सो n बराबर क्या आ जाएगा 13। तो n बराबर कितना आ गया 30 आ गया। मतलब 13 टर्म्स जो होगा ना वो आपका इधर सेम होगा, मतलब क्या 30th रैंक का टर्म। अब आता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। एक मिनट थोड़ा सा पिंक इंक हम लोग ले लेते हैं, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या एराइज कर रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो 16 तो सिंपल है, हम लोग लिखेंगे पहले लेट in any AP
फर्स्ट टर्म जो है उसको मैंने मान लिया ए और कॉमन डिफरेंस को मैंने मान लिया डी, इतना मान लिया। उसके बाद बोल रहा है हुज थर्ड टर्म इज 16, तो a3 बराबर बोल दिया है a प्लस 2d बराबर 16, इसको मैं लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट। आगे बोल रहा है एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो मतलब a7 है वो है पांचवें टर्म से 7 ज्यादा, यही ना, सॉरी 12 ज्यादा, तो 12 लिख लिए। एंड तो इसको अगर मैं किया a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12, तो a कैंसिल होगा तो 2d बराबर क्या आ जाएगा 12, उसको d बराबर कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से हम लोगों ने d का वैल्यू कितना निकाल लिया 6। अगर मुझे a प्लस 2d बराबर 16 मालूम है, सिंस वी नो दैट a प्लस 2d बराबर 16, सो अगर मैं d का वैल्यू 6 पुट कर दिया तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आराम से। अब देखिए अगर ये 4 आ गया तो पूछ क्या रहा है आप लोगों से क्वेश्चन, फाइंड द एपी, एपी पूछ रहा है ना, तो एपी मेरा क्या होगा फर्स्ट टर्म 4, अब मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना तो डी को ऐड करते जाएंगे, डी मेरा 6 है, 10 16 1622 इस तरह से आते रहेगा। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया भैया। अब हम लोग 16 कर ले तो हम लोग 17 नंबर दिखेगा। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या है आप लोगों का, 17 नंबर में क्या है आप लोगों का, 17 में कहता फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी के लास्ट से मुझको 20th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं भी क्या करता हूं, इसको 3 8 दिया हुआ है, 13 के ऊपर डॉट डॉट 253 दिया हुआ है। अब देखिए ये 5 5 बढ़ते जाता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दिया सो इसको मैं लिख सकता हूँ 253, इसमें से 5 घटाऊंगा तो 248, फिर मैं 5 घटाऊंगा 243, और इस तरह से ये चलते जाएगा तो 13 8 नाउ। अब यहाँ पे सवाल है जो इसका लास्ट से 20वां होगा वो इसका शुरू से क्या होगा, 20वां ना 20वां करा वो इसका शुरू से 20वां होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मानूंगा a बराबर 253, d बराबर आ जाएगा -5, और आपको बोलेगा लेट a बराबर जो मेरा है वो आपका है मान लिया, मतलब a20 बराबर मान लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि 20वां टर्म निकालने के लिए, 20वां टर्म बोल ही रहा है, तो आपका a20 क्या होगा a प्लस 19d, और a बराबर कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू -5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 253 माइनस 19 बचे 95, इसको कैलकुलेट करेंगे 13 में से 5 ये 8 है, और उसके बाद 4 बचेगा 14 में से 9 के 5, और यहाँ पे 1 बचेगा तो 158 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 टर्म करा था लास्ट से, तो इसको रिवर्स कर दिए। ठीक, इसको ले लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में नहीं किया। ठीक, 17 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। लेट अगर मैं कर दिया लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मेरा ए है और सीडी जो मेरा है वो आपका डी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, A4 प्लस A6 मतलब 4th टर्म एंड 8th टर्म है, सॉरी 8th टर्म जो है आपका दिया हुआ है 24, दैट इंप्लाइज इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, मतलब यहाँ पे होगा ये 6 प्लस एंड 10th टर्म में 10th बराबर जो है आपका दिया हुआ 44, दैट इंप्लाइज दैट a प्लस 5d प्लस a प्लस 7 9d इज इक्वल टू 44। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, यही ना आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो a प्लस 7d बराबर क्या आ गया 22, मेरा इक्वेशन सेकंड आ गया। चलिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट a प्लस 7d बराबर 22 एंड एक यहाँ पे इक्वेशन है मेरा a प्लस 5d बराबर कितना 12। इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं घटा दिया तो ये कैंसिल, और ये आपका 7d में से 5d गया तो क्या होगा 2d, या 5d है बराबर 10 आ जाएगा। सो d बराबर आपका कितना आ गया 5। अगर d बराबर 5 निकला तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि a प्लस 5d बराबर 12, सिंस a प्लस 5d बराबर 12, अगर d के जगह पे आप 5 रख देंगे तो इसको यहाँ पर a निकल क्या जाएगा -13, क्या निकल जाएगा -13, आराम से निकल जाएगा। a का वैल्यू अगर -13 निकल जाएगा तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, तो फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला टर्म क्या होगा -13, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा, डी ऐड करेंगे 5 तो -8, फिर आप -5 ऐड करेंगे तो -3,
इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट 3 टर्म से सीपी का निकाल दिया। जो 19 नंबर था, चलिए अगर आप लोगों ने 19 नंबर देख लिया तो अब मैं चलता हूँ, सॉरी 18 नंबर था, 18 नंबर अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है देखिए क्या है, मैंने बोल दिया कि अगर कहीं कोई मिस्टेक हो डाटा मतलब कैलकुलेशन वगैरह में तो आप लोग सही कर लेंगे, वैसे कम कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है फिर भी। देखिएगा 19 नंबर प्रोसीजर को देखिए, कंसेप्ट देखिए। करा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, मतलब उसका जो एनुअल सैलरी था ना वो 5000 से स्टार्ट हुआ, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मैंने हर एक साल 200 रुपये उसका बढ़ता है। इन विच ईयर डिड द इनकम रिचेज 7000, देखिए तो पहला महीना आपका 5000 रुपया हुआ पहले, फिर 200 कितना का बढ़ रहा है 200 रुपया, इसके बाद आपका 5200 होगा, फिर 5400 होगा, इस तरह से बढ़ते गया। एक समय ऐसा आया कि उसका रुपया जो मंथली हुआ वो आपका 7000 रुपया हो गया। तो बोल रहा है वो कौन सा ईयर था, तो मैं मान लूंगा लेट nth ईयर, यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बराबर 5000, डी बराबर 200 और nth टर्म जो है आपका 7000 दिया हुआ। अकॉर्डिंग टू सो यहां से बोल सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका जो 7000 दिया हुआ, दैट इंप्लाइज दैट ए का वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 200 बराबर 7000। सो यहां से एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर क्या हो गया, 7000 में से 5000 जाएगा तो 2000, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो सो एन माइनस 1 इंटू 2, ये 2 से कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में, तो एन माइनस 1 बराबर क्या होगा 10। सो एन बराबर क्या आ जाएगा 11, मतलब 11 ईयर्स में जो होगा ना उसको 7000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। चलिए अब एक क्वेश्चन और भी है 20 नंबर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ। ये सब तो बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, बस वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया। देखिए क्लास 10th में जो है मैंने रूप से थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा एंजॉय आता, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री नहीं आता है, उसके बाद तो अलजेब्रा का पोर्शन तो उतना है ही नहीं कुछ। ठीक, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 20 में लेते हैं। 20 में कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज पर वीकली सेविंग 1.75, तो मतलब पहले सप्ताह में जो है ना 5 रुपया सेविंग किया, ठीक, फिर क्या किया वो 1.75 रुपया, ठीक है, इस रुपया से वो हर मतलब सप्ताह जो है ना बढ़ाते गया। तो पहले सेकंड सप्ताह में क्या होगा 6.75, फिर थर्ड सप्ताह क्या होगा, फिर इसी रेट से इसको बढ़ाते चले गया। फिर कहता है इफ n इज द nth वीक, हर वीकर सेविंग बिकम 20.7 रुपीज। तो एक आया nth टाइम मतलब nth वीक आया और nth वीक में उसने 20.75 रुपीज सेविंग किया। तो यहां से क्लियर है कि a बराबर 5 और d बराबर 6.75 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियरली। आपका d बराबर 6.75 माइनस 5 दैट क्या होगा 1.75, ये आपका d निकल गया ना। अब जो सवाल में बोल रहा है आपको बोल रहा है कि nth टाइम में मतलब nth वीक में तो अगर मैं nth वीक को मान लिया 20.75 दैट इंप्लाई दैट a बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 20.75 दैट इंप्लाई दैट a का वैल्यू आपका 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू आपका कितना है 1.75 दैट विल बी 20.75। अगर ये उधर चले जाते हैं तो आपका क्या होगा n माइनस 1 इंटू 1.75 दैट विल बी, अगर उधर माइनस में चले जाएगा तो 15.75 याद रखिए। फिर हम क्या करेंगे इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये माइनस कैंसिल। सो n माइनस 1 बराबर 1575 डिवाइडेड बाय 1.75, ये 25 से कितने टाइम से में कैंसिल हो जाएगा, ये जो 25 से है आपका 7 टाइम्स में हो जाएगा, और इसमें अगर मैं करूंगा तो 26 ये 6 टाइम्स में ये हो जाएगा और 75 3 टाइम्स में, याद रखिए। फिर 7 से 9 बार में, सो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 9 और n बराबर क्या होगा 10। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि मतलब क्या 10th वीक में जो होगा वो टोटली 20.75 रुपीज को क्या करेंगे सेविंग करेंगे। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो था आपका ये nth टर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 जो थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर मैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में जो डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों को देखिए हो सकता है कि आप लोगों को कहीं पे समझ नहीं आए तो उस केस में आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, आपको बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा उस पर।
लेकिन आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते फ्रीक्वेंटली। और ये जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग को लगेगा कि स्पीड थोड़ा ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगा मेंटेन करने का। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें कि इसको पहले जब मैं थ्योरी पे पढ़ाता हूँ ना तो उसमें फोकस करें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स जो है ना प्रॉब्लम्स आप एक बार में तो दो बार में जरूर समझ जाओगे, लेकिन पहले थ्योरी वाला पोर्शन को अच्छे समझे, जो कि मैं पैसेंस के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, एकदम बिल्कुल पैसेंस के साथ। प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ कभी कभी, वरना ये भी आपको शुरू ही रहेगा, ठीक। तो आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों को कहीं कोई और अदर बुक को फॉलो करते हैं, अदर बुक बनाते हैं, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पे, तो कमेंट बॉक्स पे हो या क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे आराम से क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। किसी भी बुक का, किसी भी क्लास का, किसी भी चीज का मैथमेटिक्स जो आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, 11th 12th बीएससी, आप आराम से फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं, हर तरह के सवाल का आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में, जिसमें चर्चा करने वाला हूँ आप लोग का सम ऑफ एंटरम ऑफ एन एपी एंड इसके मिसलेनियस का, ठीक। इसी के साथ आप लोगों का फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।